एवरीवन। आज हम एक और टॉपर की कॉपी का रिव्यू करने वाले हैं और ये टॉपर है 2022 के भरत जयप्रकाश मीना, जिनकी 2022 में जो अब की बार रैंक आई है वो आई है 85। ठीक है, ये काफ़ी फेमस भी हो रहे हैं अभी। तो इनकी कॉपी का रिव्यू करेगा और देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से आंसर्स लिखे हैं। और अब की बार चूँकि हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट अच्छा भी आया है अगर पिछले ईयर से कंपेयर किया जाए तो ये एक अच्छी बात है। और देखेंगे कि भाई जो है ना हिंदी मीडियम के लोग अब किस तरह से अपग्रेड करें और किन चीज़ों पे वो काम करें। और हम जो आने वाले वक्त में एग्ज़ाम देंगे, जितने भी एस्पिरेंट हैं हिंदी मीडियम के, उनके लिए एक सबक हो सकता है और हम सीख सकते हैं कि और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें जो हमें अपने आंसर में लानी चाहिए, जिससे कि हम एग्ज़ामिनर की जो डिमांड है, जो अप्रोच है, उसको फुलफ़िल कर सके और अपने आंसर को ज़्यादा इफेक्टिव बना सके। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपने आंसर्स को किस तरह से लिखा है। ऑब्जर्व करते हैं और सीखते हैं इनकी कॉपी से। आप पहला ही क्वेश्चन यहाँ देख रहे होंगे। ये पहला क्वेश्चन है बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। दिनांक की लाभांश का लाभ उठाने के क्रम में स्वास्थ्य एक सबसे महत्वपूर्ण आधार है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें बताना कि भाई जो आपका डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, वो हमारे लिए किस तरह से मोस्ट क्रिटिकल है। ठीक है, तो उसके आधार पे बताना और बताने की जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 को ध्यान में रखते हुए उसकी चर्चा करनी बेसिकली। तो चलिए देखते हैं इन्होंने किस तरह से टैकल किया है। आप यहाँ देख सकते हो, दिनांक की लाभांश से तात्पर्य जनसंख्या के बड़े वर्ग का, युवा वर्ग का, कामगार वर्ग 15 से 59 के मध्य होने से। हालांकि 1559 है, ये मतलब कोई नंबर से डिफाइन नहीं है। ठीक है, डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि जिसके पास यूथ पॉपुलेशन, मतलब काम करने वाले लोग ज़्यादा हो, जैसे जापान लाइक। तो जापान में क्या है कि वहाँ अब यूथ है ही नहीं, वहाँ सब ओल्ड एज है। तो वहाँ अब जो है ना नीचे जा रही है ग्राफ। लेकिन इंडिया जो है ना, इंडिया इज ए यूथ कंट्री। तो हमारे पास जो है ना यूथ पावर है। अगर हम इसको यूथ पावर को अगर हम इसको काम में और इसको जो है ना सही जगह लगा दे तो जो है ना ये बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट कर सकता है और हमारी जीडीपी में इसका बहुत बड़ा योगदान भी हो सकता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जब मध्य वर्ग प्रोग्रेस करता है ना, तो ना सिर्फ देश के कोई एक पिलर बल्कि पूरा देश तरक्की करता है। ठीक है ना, तो अगर यूथ जनाब के लाभांश से तात्पर्य वही है कि भाई हमारे पास जो यूथ पावर है उसको हम किस तरह से सही जगह यूज करें। ठीक है, तो इन्होंने बोला है जनांक के लाभांश से तात्पर्य जनसंख्या के बड़े वर्ग का, युवा वर्ग या कामगार वर्ग 15 से 59 जिनकी एज के मध्य होने से। ठीक है, भारत की औसत आयु कितनी है? 28। भारत की औसत आयु 18 वर्ष है, जो कि चीन की 37 से है, से काफ़ी कम है। जनांक की लाभांश के तहत युवा जनसंख्या को उत्पादक जनसंख्या में बदलने से है, जिसमें राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन मिला। जो मैंने आपको बताया कि भाई जो हमारे पास यूथ पावर है उसको हम सही जगह अगर उसको सही जगह लगा दे तो वो देश के लिए बहुत बड़ा एक संसाधन हो सकता है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वास्थ्य को जनांक के लाभांश का लाभ उठाने हेतु प्रमुख आधार माना है, जिसके लिए निम्न प्रावधान किए गए। अब इन्होंने प्रावधान को देखो पॉइंट वाइज लिखा है। स्वास्थ्य पर अगर व्यय का जीडीपी 3.5% तक पहुंचना, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को, अच्छा ऊपर है फिर ये, ठीक है, ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को। तीसरा है लड़की की शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ेगा, क्योंकि परिवार की महिलाएं उनकी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से समझ सकती है। ठीक है, समाज के निम्न वर्गों में आय में वृद्धि होगी। जो मैंने आपको बताया कि भाई मध्य वर्ग अगर उठेगा ना तो वो सारी चीज़ें होगी। ठीक है, तो ये सारी इन्होंने चीज़ें बताई। अच्छा ये एक मिनट रुकिए आप। एक्चुअली हमने जिस क्वेश्चन के ऊपर बात की ना यार, वो कम्प्लीट ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, ये कॉपी जो है ना ये थोड़ा इधर उधर है। चलिए ये वाला देख लेते हैं, ये यहाँ से सही है। ऊपर के पेज जो है ना ऊपर नीचे है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ से देख लेते हैं, दूसरे वाला। पश्चिम एशिया में भारत की बड़ी मौजूदगी के बावजूद भारत और इस क्षेत्र के मध्य संबंधी अभी भी उपेक्षित है। संबंध अभी भी उपेक्षित है, विश्लेषित कीजिए। मतलब जो पश्चिम एशिया और भारत की जो मौजूदगी के बावजूद भारत इस क्षेत्र के मध्य संबंध आज भी है। ठीक है ना, तो वो बताना है, उन पे जो है ना एनालिसिस करना है। जैसे यहाँ इन्होंने देखो किस तरह से स्टार्ट किया है। पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध हड़प्पा सभ्यता के समय से ही मौजूद थे। वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में पश्चिम एशिया भारत का एक्सटेंडेड पड़ोसी कहा जाता है। ठीक है, अब इन्होंने देखो वही इन्होंने डिवाइडर कर दिया
यही चीज़ इंग्लिश मीडियम की कॉपी मैंने जो रिव्यू किया आपने देखा भी होगा, यही चीज़ हमें वहाँ शो होती है कि जब भी हम डिवाइडेशन करते हैं ना तो उससे इम्पेक्ट पड़ जाता है भारत पश्चिम एशिया संबंध, और वाइडरेशन ज़्यादा होता है क्योंकि फिर आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, ठीक है। तो भारत के 5 से ज़्यादा लोग 5 मिलियन है, वो 5 मिलियन से ज़्यादा लोग पश्चिम एशिया के अनेक देशों में निवास करते हैं, ठीक है। पहला। दूसरा, भारत पश्चिम एशिया में अकुशल श्रम आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। तीसरा, भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस पश्चिम एशिया से प्राप्त होता है, मतलब कि भारत को जो बाहर से पैसा आता है वो सबसे ज़्यादा पश्चिम एशिया से आता है। जैसे भारत के लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में इतने रहते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कितने लोग हैं, तो ये सब जो पैसा भेजते हैं वो कहाँ भेजते हैं, इंडिया में भेजते हैं। और इंडिया में अगर पैसा भेजे तो किसका फ़ायदा है, इंडिया का फ़ायदा ही है ना। हमारे लोग बाहर जाके वहाँ से डॉलर वगैरह में पे करते हैं तो किससे फ़ायदा होता है, हमें होता है ना यार। तो वो बात हो रही है यहाँ, ठीक है ना। तो ऑयल एंड नेचुरल गैस के रूप में ऊर्जा आपूर्ति हेतु भारत की पश्चिम एशिया के साथ घनिष्ठ संबंध है। ऑयल वगैरह हम वहाँ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे भी एक बहुत बड़ा रिलेशन है कूटनीति का, ठीक है। पाँचवा, भारत पश्चिम एशिया में प्रमुख निवेशकों में से एक है। ईरान में चाबहार पोर्ट, हमें आपको पता ना चाबहार पोर्ट इसका उदाहरण है, ठीक है। भारत पश्चिम एशिया देशों को खाद्यान्न आपूर्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, खाद्यान्न आपूर्ति, ठीक है। उसके बाद संबंधों में समस्या क्या है और उपेक्षा के क्या कारण है। यूएसए और ईरान के मध्य तनाव की स्थिति, आपको पता है जो यूएसए और तनाव के बीच जो बेसिकली जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो क्या को लेकर है, न्यूक्लियर को लेकर। क्योंकि यूएसए ने प्रतिबंध लगा दिया था कि भाई तुम जो है ना, क्योंकि ये क्या करा था पहले, ये न्यूक्लियर का जो यूरेनियम है उसका एनरिचमेंट करा था, ठीक है। लेकिन जो ये न्यूक्लियर जो ग्रुप है उसने कहा, यूएसए ने उस पर प्रतिबंध लगवा दिया ईरान पे और कहा कि तुम न्यूक्लियर नहीं बनाओगे, तो उसको लेके कॉन्फ्लिक्ट है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ उसकी बात हो रही है। यूएसए ईरान के मध्य तनाव की स्थिति में भारत को प्रभावित किया है, ठीक है। ओपेक आपको पता है ना, ओपेक जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज है ना, या तो सॉरी जो तेल देती है, ठीक है, पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड में देती है वो ओपेक कंट्रीज है, ठीक है। मिलकर ओपेक द्वारा तेल की कीमतों में उठाना, ठीक है। फिर कफाला सिस्टम, शिया सुन्नी संघर्ष, ये सारी चीज़ें इम्पेक्ट करती है। कफाला, शिया सुन्नी, ईरान सऊदी अरब संघर्ष, ईरान और सऊदी अरब में भी कॉन्फ्लिक्ट आपको पता ही है। पश्चिम एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव भी एक है। इसराइल के रिश्ते, क्योंकि इसराइल और फ़लस्तीन में काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। अब तो सीरिया अजरबैजान इन तक भी पहुंच गया था, तो वो आपने पढ़ी होगी चीज़ें, तो वो यहाँ इन्होंने करंट से रिलेट कर दिया। ये चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आप अपने वक्त की चीज़ों को बहुत माइनर लेवल पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो इम्पेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये देख लो, क्या सभी बड़े शहरों में सीधे निर्वाचित और सशक्त मेयर होने चाहिए, टिप्पणी कीजिए। तो देखो यहाँ इन्होंने शुरुआत कितनी अच्छी की है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में शहरी प्रशासन में सुधार हेतु मेयर के पद को सीधे जनता द्वारा निर्वाचित करने की अनुशंसा की थी। अब उसके लाभ बता दिए इन्होंने कि भाई क्या लाभ है अगर हम डायरेक्ट जो है ना इलेक्ट करते हैं। लंदन, न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों के शक्तिशाली मेयरों के समान भारत में भी शहरी सुशासन के विकास की दिशा में कार्य किया जा सकेगा, पहला। दूसरा, शहरी निकाय जनता के प्रति जवाबदेह होगी तथा मेयर के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। तीसरा, मेयर के नियंत्रण में पुलिस व्यवस्था लाने पर अपराधों की बदलती प्रवृत्ति जैसे साइबर क्राइम, ये साइबर समस्या, लैंगिक अपराध आदि, ठीक है। मेयर के सशक्तिकरण द्वारा शहरी निकाय में क्षमता निर्माण बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट सिटी या अमृत योजना जितनी भी चल रही है, स्वच्छ भारत, उनको जो है ना प्रभावी जो इम्प्लीमेंटेशन, उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा, ठीक है। म्यूनिसिपल बॉन्ड के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके विपक्ष में तर्क बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, शक्ति का केंद्रीकरण होगा, जबकि लोकतंत्र कहें का जो है ना सबसे मजबूत एलिमेंट क्या है, शक्ति का विकेंद्रीकरण, लेकिन ये उसके अपोज में जाएगा, शक्ति का यहाँ क्या होगा, केंद्रीकरण होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों और मेयर के मध्य संघर्ष बढ़ेगा। शहरी निकाय वित्तीय स्वायत्ता में अभाव में मेयर का पूर्ण लाभ नहीं हो सकेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो हम पूरी कॉपी का तो रिव्यू नहीं कर सकते, वही उसी फॉर्मेट में हम करेंगे कि मैं कॉपी टेलीग्राम पे डाल दूँगा, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर दो, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हो। कॉपी बहुत अच्छी है, हर आंसर पर उनको गुड मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये कॉपी आप ज़रूर देखना और इससे ऑब्जर्व करना चीज़ों को, इन्होंने किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया और टैकल किया और क्वेश्चन की डिमांड को किस तरह से फुलफिल किया है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो ना, गुड मतलब बहुत अच्छे से इन्होंने चीज़ों का हैंडल किया है।
तो लाइक ये आंसर का रिव्यू कर लेते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही उत्पादकता तथा प्रतिनिधिमूलक चरित्र का समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। भारतीय संसद भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है, आत्मा है। भारत में लोकसभा एवं राज्यसभा के माध्यम से द्विसदनीय संसद अपनाई गई है। अब सदन की मूल्यांकन किया इसका। लोकतंत्र में जवाबदेहिता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित की है। संविधान संशोधन एवं नई विधि निर्माण, जन आकांक्षा की अभिव्यक्ति, शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण एवं संतुलन को प्रोत्साहन भी दिया है। ठीक है। सदन के स्पीकर द्वारा दल बदल पर राजनीतिक हितों से संचालित निर्णय लिए गए हैं। सांसदों द्वारा सदन की कार्यवाही में बाधा के माध्यम से पंचायती राज सूची का विषयीय निर्णय पर छोड़ दिया जाना चाहिए। सील प्रशासन में बताया, फिर आगे की राय बताई इन्होंने। ठीक है ना। तो वो ये मेयर वाला वो है, मैंने बोला ना इसमें जो कॉपी में है ना पेज इधर से उधर है, तो आप देख लेना अच्छे से इसको डाउनलोड करके। ठीक है, थैंक यू।